नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी, सोमनाथ में जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी के प्रचार में झोंकी ताकत। पहाड़गंज पहुंचे अरविंद केजरीवाल की रैली में लगे मुर्दाबाद के नारे, सीएम बोले गुंडागर्दी करना ठीक नहीं। कर्नाटक में आतंक की दस्तक, मंगलुरु में ऑटो रिक्शा में हुआ ब्लास्ट, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। मर्डर सीन रिक्रिएट करने आफ्ताब के घर पहुंची पुलिस, कल आरोपी का होगा नार्को टेस्ट, पूछे जाएंगे कई सवाल। इमरान ने फिर दिल खोलकर की हिंदुस्तान की तारीफ, कहा अफसोस है मुझे भारत की मिसाल देनी पड़ती है। खबरों के सिलसिले में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो गुजरात चुनाव से सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दलों के तमाम बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने भी गुजरात में अपने तूफानी प्रचार का आगाज कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, मेहनत करने की जरूरत पड़ती ही है। कोई भी इलेक्शन आसान नहीं होता, और जो कोई नेता ये सोच ले कि वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत रहा है तो उसकी हार निश्चित हो जाती है। अब गुजरात तो इनके द्वारा क्रिएट किया गया हुआ एक बीजेपी बहुल राज्य बना हुआ है। 50% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के पास वोट शेयर है, लेकिन फिर भी आप देखिए जिस हिसाब से तमाम नेताओं को लगाया गया है, कई सारे मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री गुजरात के अलग अलग इलाकों में, नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में तो सर्द मौसम है, लेकिन गुजरात में अभी भी गर्मी है। उस गर्मी में सारे लोग पसीना बहा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैंपेन की जो शुरुआत की, एक ऐसा दांव खेला कि दोनों ही पार्टियां चारों खाने चित। अभी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें नजर आई थी मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर कौन? जो गुजरात की दुश्मन है। मेधा पाटेकर की वजह से गुजरात में नर्मदा डैम को लेकर के इतना सारा बवाल मचा। जिस हिसाब से हिंदुस्तान का जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, उसने ये कहा कि पानी तो गुजरात पहुंच ही नहीं सकता, नर्मदा भी तबाह होगी और पैसे भी जाएंगे और गुजरात में कभी पानी नहीं आ पाएगा। ये तमाम बड़े बड़े पत्रकार, एनजीओ वाले, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, ये भाड़े के जितने भी लोग थे, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने गलत साबित किया और मेधा पाटेकर को गुजरात का दुश्मन बना दिया। और वहां पे लड़ कौन रहा है? तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो वहां कांग्रेस में जाकर के तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई राहुल गांधी से वोट करने आएंगे कांग्रेस वाले, तो पूछना कि किसके कंधे पे तुम हाथ रख रहे हो, जो गुजरात का सबसे बड़ा दुश्मन है। और मेधा पाटेकर की दूसरी खासियत यह है कि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ी थी, और जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी तो इसी मेधा पाटेकर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो आप देखिए, ये होता है राजनीति में, दुश्मनों को, राजनीतिक दुश्मनों को, अपने प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित करना, और बखूबी प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आगाज कर दी। जी बिल्कुल, बीजेपी के दिग्गज चेहरे तो मैदान में उतर चुके हैं विपक्ष की हवा टाइट करने। ऐसे में गुजरात में विपक्ष के लिए चुनौती दुगनी हो गई है।
आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। केजरीवाल के लिए हर नया दिन नई मुसीबत लेकर आता है। कभी आम आदमी पार्टी पर लेटर बॉम्ब गिरते हैं, कभी केजरीवाल के चहेते मंत्री ही उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज केजरीवाल एमसीडी चुनाव के मद्देनजर पहाड़गंज जनता को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन केजरीवाल की रैली में जनता ने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। डॉक्टर साहब, केजरीवाल तो एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले से ही एक्सपोज्ड है। वो तो मीडिया पैसे खाकर इनके ऊपर सवाल नहीं करती, हेडलाइंस भी उनके फेवर में बनाती। तमाम आरोप, तमाम कीचड़ लगने के बावजूद सब मीडिया वाले अभी भी उसे कट्टर ईमानदार और कोई जो क्रांतिकारी नेता बताने पे तुले हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पेट पे इसने लात मारी, जिस तरीके से दिल्ली को तबाह और बर्बाद किया, और उससे जो लोग प्रताड़ित हुए हैं वो तो मीडिया की बात नहीं मानेंगे। और इसलिए कैंपेन की शुरुआत हुई तो काले झंडे दिखने लग गए। कौन लोग थे ये? सैकड़ों महिलाओं को इसने वादा किया था कि नौकरी पक्की कर देंगे। ये तमाम इस तरह के वादे ये गुजरात में भी कर रहा है। 10 लाख नौकरी दूंगा, और जो ऑलरेडी आंगनबाड़ी महिलाएं जो काम कर रही थी उसको आपने रेगुलराइज नहीं किया, हटा दिया। कितने महीने तक इस केजरीवाल के घर के पास इनका आंदोलन चलता रहा, लेकिन ये तो शराब घोटाले में बिजी था, अलग अलग तरीके से घपला घोटाला करने में व्यस्त था। तो उनकी कौन सुनेगा? तो ये आंगनवाड़ी वाले, ये जहां जाएंगे केजरीवाल, पीछे पीछे ये महिलाएं चली जाएंगी। असहाय महिलाओं की हाय कहते हैं बहुत तेज लगती है। केजरीवाल के साथ कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है एमसीडी चुनाव में। जी बिल्कुल, मतलब अब दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल को आईना दिखाना शुरू कर दिया है और केजरीवाल के चेहरे पर लगा ईमानदारी का नकाब उतरकर गिर चुका है। दिल्ली की जनता के सामने अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो में कुकर ब्लास्ट हुआ, जिसमें वाहन चालक और यात्री झुलस गए। ऑटो रिक्शा ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। इस बारे में डीजीपी ने घटना के आतंकी कनेक्शन होने की बात कही है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, ये जो खबर आई है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब से पीएफआई के ऊपर बैन लगा है, इस तरह के छुटपुट घटनाएं कहीं जगहों से आ रही है। ये खबरें दिखने में तो बड़ा छोटा लगता है कि भाई एक ऑटो में एक कुकर बॉम्ब में ब्लास्ट हो गया, लेकिन ये बता रहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में कितने सारे स्लीपर सेल्स जीवित हैं। अभी ये टेस्टिंग चल रहा है, इनके मॉडस ऑपरेंडी किस तरीके से ये बड़े घटनाओं को अंजाम देंगे उसकी टेस्टिंग चल रही है, और इसलिए फौरन एनआईए इसमें कूद पड़ती है। टेरर एंगल है वो इसलिए है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का, जिस तरह के आप देखिए किस तरीके से उदयपुर के पास एक ब्रिज के ऊपर ब्लास्ट किया गया, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि जो टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के दलाल हिंदुस्तान के अंदर पैठ जमाए बैठे हुए हैं, ये स्लीपर सेल्स अलग अलग आतंकी संगठनों के, उनको तो ढूंढ के निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हिंदुस्तान में शांति कायम करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ गहनता से जांच कर रही है। वहीं दोषियों के आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक होने की बात भी सामने आ गई है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। आज दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के सीन रिक्रिएट करने के लिए आफ्ताब के घर पहुंची। इससे पता लगाया जाएगा कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कैसे की, उसके बाद कैसे उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और फिर उन्हें कहां कहां रखा गया। इसी आधार पर पुलिस आफ्ताब के खिलाफ सबूत जुटाएगी। वहीं मर्डर वेपन और श्रद्धा के सर की तलाश भी अभी भी जारी है। डॉक्टर साहब, कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना है, क्या लगता है क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, सारी चीज जो आ जाएगी, लेकिन ये नार्को टेस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो इसलिए कि घटना के इतने दिनों बाद
कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। अभी तक श्रद्धा का स्कल, उसके हेड, वो अभी तक कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। मतलब ये कि ये जो आफताब है, ये जो दानव है, ये पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो सब कुछ बता नहीं रहा। अगर सब कुछ बता रहा होता तो वो फौरन बता दिया होता। अगर वो टूट चुका होता, अगर उसके दिल के अंदर जरा सा भी ग्लानि की भावना होती, पछतावा होता, तो वो बता दिया होता कि पैर मैंने वहां फेंके, सिर हमने वहां फेंका, वेपन हमने वहां रखा है, वहां हमने छिपाया। वो सारी चीजें बता चुका होता। चूंकि वो भटका रहा है। अब तो नई थ्योरी भी आने लग गई कि भाई आवेश में आकर के कर गया। अब आप बात को समझिए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले के साथ भी लोग खड़े हो जाएंगे इस देश के अंदर, ये कितनी शर्मनाक बात है। नार्को टेस्ट कोर्ट के आदेश से हो रहा है, इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि परत दर परत वो सारी बातों को बताएगा और दुनिया जान सकेगी कि आफताब ने इस जघन्य अपराध को किस तरीके से अंजाम दिया। जी बिल्कुल, आरोपी आफताब का कल नार्को टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद बड़े बड़े खुलासे होने तय हैं। आज की आखिरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने समर्थकों को संबोधित किया। पिछली कई बार की तरह इस बार भी इमरान ने शहबाज सरकार को घेरने के लिए भारत की तारीफ की। उन्होंने भारतीय विदेश नीति की मिसाल देते हुए पाकिस्तान सरकार को गुलाम करार दिया। इमरान ने कहा कि अफसोस है कि मुझे भारत की मिसाल देनी पड़ती है। वह हमारे साथ ही आजाद हुआ था, सिर्फ उस मुल्क के फैसले और विदेश नीति देख लीजिए। इमरान खान बार बार भारत की तारीफ करते हैं, फिर अपने ही बयान से पलट जाते हैं। क्या इरादे हैं उनके? देखिए, जब से इनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी गई है, बुद्धि जो है वो थोड़ी सी काम करने लग गई है। दिक्कत क्या है, इमरान खान को एक बात समझ में नहीं आती। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार को लीड करने वाला एक बब्बर शेर है। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही भारत अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर पा रहा है। तुम्हारे यहाँ मेमने आते हैं जो आर्मी के इशारों पे उठते बैठते हैं। आर्मी की कठपुतली लीडर नहीं होता। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब आपने कौन से इंडिपेंडेंट फैसले लिए? जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपने ये कहा था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और इसलिए आपने इस स्लोगन के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को छला और नवाज शरीफ को गद्दी से बाहर किया। और जब प्रधानमंत्री बने तब भी आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार जो एक डिप्लोमेटिक तरीके से जो बयान दिए जाते हैं उससे कहीं घटिया और बिलो द बेल्ट और भद्दी भाषा में आपने प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं किस किस तरीके से कंडेम किया। अब कुर्सी चली गई, अकल आ गई है, और इसलिए इमरान खान तारीफ कर रहे हैं। जी, यानी कि अब दुश्मन मुल्क ने भी भारत का लोहा मान लिया है और भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मनी। धन्यवाद। ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए और एनालिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप कैपिटल टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।